नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2020 को कुछ ऐसे ही किसानों के जत्थे सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ डटे थे। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। वैसी ही तस्वीर अब दिख रही है शंभू बॉर्डर पर, जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। वो बॉर्डर जिसे हरियाणा सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि किसान जो दिल्ली कूच करने के इरादे के साथ यहाँ हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर पर आए हैं वो जा न पाए। पीछे बॉर्डर है, तस्वीर हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन करण वहां की दिखाएंगे। लिखा हुआ है करनाल 88 किलोमीटर, पानीपत 116 किलोमीटर और दिल्ली 222 किलोमीटर। मतलब जिस बॉर्डर पर जहां अभी हम हैं वहां से दिल्ली 222 किलोमीटर है। और यही 222 किलोमीटर का सफर ये किसान तय करके दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इन किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी कानून बने, कानूनी गारंटी हो। और उसके बाद किसानों की एक लंबी मांग है, जो जिन मांगों पर मोदी सरकार ने भरोसा दिलाया था जब ये किसान 26 महीने पहले दिल्ली से आंदोलन खत्म करके वापस आए थे, और जब प्रधानमंत्री मोदी को मानना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई और किसानों के आंदोलन का असर ये हुआ, 378 दिन के आंदोलन का असर, कृषि कानून वापस हुए। लेकिन जो वादे किए गए थे, एमएसपी को गारंटी, एमएसपी पर कानून बनाने के वादे, जो वादे किए थे किसानों पर जो मुकदमे हैं उसकी वापसी के वादे, जो वादे किए थे लखीमपुर खीरी में जो नाइंसाफी हुई उसके वादे, और बहुत सारे वादों की लिस्ट, वो वादों की लिस्ट लेकर एक बार फिर से किसान आ चुके हैं, लेकिन मोर्चे पर हैं। और आज 5वां दिन है। सरकार से 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री भागे भागे चंडीगढ़ 2 बार आ चुके हैं, 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार बातचीत कल होगी। तो अब मैं हूँ शंभू बॉर्डर पर, और यहाँ बहुत सारे किसान भी हैं, और साथ में वो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, सरवन सिंह पढ़ेर भी अभी यहाँ से 200 मीटर दूर हैं। और ये 2 अहम नेता हैं, 2 अहम किरदार, जिनकी जत्थेबंदियाँ और इनके साथ बहुत सारे किसान नेताओं की जत्थेबंदी या उनका संगठन इस मोर्चे पर डटा हुआ है। बात यही है, मांग यही है कि सरकार इस बार मांग हमारी माने, वरना हम लौटेंगे नहीं। तो समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपने देखा होगा कि बीते 4 दिनों के दौरान जब पहले दिन यहाँ आए, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, लगातार यहाँ आंसू गैस के गोले चले। आंसू गैस के गोले सिर्फ दिन में नहीं चले, रात में भी चले, क्योंकि किसान जाना चाहते हैं आगे। आगे जो सुरक्षा बल है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो अब एक बार समझेंगे कि अब ये किसान, इनके पास विकल्प क्या है। जो कल बात हुई है किसान नेताओं की, और परसों, माफ करें, परसों जो बात हुई है किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों की, उस बातचीत में कोई रास्ता निकलता दिख रहा है। और जो कल रात बात होनी है फिर से, क्या उस बातचीत के बाद ये किसान घर वापस लौटेंगे, या बातचीत अगर इनके लायक नहीं हुई तो इनके पास क्या उपाय है। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, चूंकि आप संयुक्त मोर्चे की उस लड़ाई में भी थे जो दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन जो किसान बैठे, और अब यहाँ 5वां दिन है आज, तो क्या लग रहा है अब आपको, जो सरकार से 3 राउंड की बात हुई, कल की बातचीत की तारीख, समय सब मुकर्रर है, इस बार क्या लग रहा है अब? देखिए, सरकार का की जो इच्छा शक्ति के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि उनकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये जो अब आपने नई में आपको जो बाहर बात फैलाई जा रही है, अगर उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को टरकाना चाह रही है। अपने अपने तरीके से, अलग अलग माध्यम से ये प्रचार करवाना शुरू किया सरकार ने कि देखिए सरकार के पास समय नहीं है। जो सरकार अंदर बैठी हमें कह रही है, वही बात कुछ उनके लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के अंदर फैला रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो किसानों के लिए कुछ करने के लिए, अगर एक ही दिन में 3 कृषि कानूनों को लाने के लिए सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, और उसमें भी ये कहा गया कि तुरंत प्रभाव से आज से ही ये लागू होंगे, क्या एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए ये अध्यादेश जारी नहीं हो सकता? क्या ये भी हो सकता है, वो अध्यादेश जारी करें। और हमें इसके लिए तो कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी कभी रात को भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, करती भी है सरकार। सो जो मुझे लग रहा है सरकार की जो नीयत है उसमें खोट लग रहा है। और भी कई तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि देखिए इससे तो बजट बहुत बढ़ जाएगा, इससे तो इतना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा। तो उसके बारे में भी कुछ बातें निकल कर बाहर आ रही हैं।
अगर उनके लोग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, चलते हुए तो दूसरी तरफ आप ये देखो कि हमारे जो किसानों के पक्ष में या किसानों की बात करने वाले लंबे समय से जो बात करते आ रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े डॉक्टर साहब, वो भी बात सामने रख रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी बात सामने रख रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स जो निकल कर आई हैं, एक रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि एग्रीकल्चर को अगर खेती कानून एमएसपी गारंटी का कानून दिया जाता है तो केवल 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार को और खर्च करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पिछले सालों में एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन रहा, जो उनका हिस्सेदारी रही, वो लगभग 20% के पास रही। अगर 20% देश की जीडीपी में हिस्सा डालती है खेती, क्या उसके लिए 2.5 लाख करोड़ नहीं निकल सकता? कि जब इस पे डिपेंड लोग लगभग 60% लोग इस पे डिपेंड हैं। एक नई और अभी एक और किसी की स्टडी बाहर आई है, उन्होंने तो बहुत कम कहा। क्रिसिल की स्टडी एक आई है, क्रिसिल की। वैसे आंकड़े कई तरह के हैं। कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का बर्डन होगा, कुछ आंकड़े आ रहे हैं 5 लाख करोड़, कभी कहा जा रहा है 16 लाख करोड़। तरह तरह के आंकड़े हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी दी गई और एमएसपी पर सारी फसलें खरीदी गई तो इतना बर्डन आएगा। हालांकि उस पर मैं आगे आता हूँ सवाल, उसमें बहुत सारे किसान लीडर ये भी कह रहे हैं, आपकी भी राय शायद होगी, कि हम ये नहीं करें सारा सरकार खरीदे, जो भी खरीदे जाए वो एमएसपी पर खरीदा जाए, चाहे प्राइवेट व्यापारी खरीदे, ये भी कह रहे हैं शायद आप। देखिए, मांग ही ये है, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए हमारी यही मांग है कि जो भी हमारी फसल खरीदे, भले सरकार खरीदे या फिर मतलब व्यापारी खरीदे, उससे कम हमारी फसल नहीं बिकनी चाहिए। अगर कहीं पे सरकार को अपनी जेब से कुछ व्यापारी ने पैसे दे दिए, उसने खरीद ली, जो घाटा पड़ा वो सरकार उनका पूरा कर सकती है, जिसको ये बोलते हैं भावांतर योजना के तहत देते हैं, वो दे सकते हैं ये। लेकिन जो हमें नई स्टडीज बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि केवल 36,000 करोड़ रुपया देने से 60% लोगों क्या बड़ा हो सकता है, जो आज सुसाइड कर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है आज, जो सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब ये बताइए, देखिए मैं फिर कहूंगा कि एमएसपी की गारंटी देना, जिसमें ये कहना कि सारी फसलें सरकार न खरीदे, जो भी फसलें खरीदी जाए सरकार जो खरीद रही खरीदे, और जो फसल प्राइवेट कारोबारी भी खरीदते हैं वो एमएसपी से कम पर न खरीदे, क्योंकि सबको पता है कि अगर बाजरे की कीमत 2450 या 2500 है, वो 1800-1900 में किसान बेचते हैं, यही गेहूँ और बाकी। लेकिन एमएसपी के अलावा बहुत सारी और मांगे हैं। कुछ उस पर आने से पहले ये बताइए, सरकार से चूंकि केंद्रीय मंत्रियों से 3 बार बैठक हुई, आपको उनकी मंशा में खोट नजर आता है, लेकिन भाई 6-6 घंटे के लिए पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ तो आए 3 बार, और एक हफ्ते में 3 बार, अब फिर कल आ रहे हैं। तो कुछ तो सरकार को लग रहा होगा सुने तब आ रहे हैं, या आप सिर्फ ये आपने बॉर्डर जाम कर लिया और बंद कर लिया इसलिए आ रहे हैं? देखिए, मामला ये जो मुझे लग रहा है कि सरकार एक लोगों के अंदर नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि देखिए, हम तो किसानों की बात चंडीगढ़ में आकर सुन रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि हम तो किसानों के पक्ष के लोग हैं, ये साबित करने पे लगे हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि अगर भाई आप चंडीगढ़ में आकर बातचीत करते हो, जब मामला एमएसपी की गारंटी के ऊपर आता है, जब मामला डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर आता है, जब मामला किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर आता है, जब मामला एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालने का आता है, जब मामला लैंड एक्विजिशन एक्ट सन 2013 को लागू करने के ऊपर आता है, तब सरकार पल्ला को झाड़ देती है। यही तो हमारी मांगे हैं, जिन मांगों को इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने मान ली है। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, बहुत सारे पत्रकारों ने मेरे से सवाल पूछा कि देखिए जी, मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि 90% मांगे आपकी मान ली गई हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जिन मांगों को मानने की ये बात कर रहे हैं, वो तो पिछले आंदोलन की बाय प्रोडक्ट सी।
उसी आंदोलन के दौरान वो तो पहला आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो तीसरी बैठक हुई परसों जो तीसरी बैठक हुई 5 घंटे चली, शायद बीच में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई क्या? कुछ ऐसी बात डिफरेंसेज ऐसा भी हुआ? 20 मिनट के लिए ब्रेक हुआ, फिर बाहर गए, फिर आए, ऐसा भी कुछ हुआ परसों की मीटिंग में? नहीं, देखिए उस दिन मामला ये था कि हम सरकार को ये पूछ रहे थे बार बार कि क्या देश का किसान अगर वो पंजाब से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, कर्नाटका तमिलनाडु से आ रहा है, उनको आप अलग अलग जगह पे जेलों में बंद कर रहे हो। एक बात, अगर जो किसान यहाँ पे आया है अगर वो बॉर्डर तोड़ भी देगा तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, या फिर जिन लोगों के ऊपर आप अथरू गैस छोड़ रहे हो, अथरू गैस का हमें बहुत कम चिंता है, वो छोड़ते रहे हैं, छोड़ती होती है सरकार, छोड़ा करती है। लेकिन अंजुम जी, आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी लाइफ होगी कहीं पे सरकार सीधी गोली चलाती नहीं दिखी। जो रबड़ बुलेट चलाने की बात होती है वो बहुत आगे जाकर होती है, वो स्थिति नहीं थी यहाँ पे। अगली बात और भी गंभीर ये बात है, मुक्के मोटार के साथ यहाँ पे हमले हुए। हम सरकार से ये पूछ रहे थे कि ये बताओ भाई, हम कहीं बाहर से आए हैं, अगर पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, इनको आप दो दर्जे का नागरिक क्यों समझते हो भाई? हम भी तो देश का हिस्सा हैं, हम अपनी डिमांड लेकर आ रहे हैं, अपनी बात लेकर आ रहे हैं, नहीं हमें आपने अपने अंदर आने देना, तो हमारी मांग यहीं पे बैठे। तो क्या कहा, क्या हुई उस बातचीत में? तो उस मामले में के ऊपर सरकार बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं हमारे मंत्री महोदय, जैसे कि उनके ना तो कान हो ना जुबान हो, कि उन्होंने तो कुछ बोलना ही नहीं। तो अब बात आती है डल्लेवाल साहब कि जैसे जो बात आपने मंत्रियों से या सरकार से हुई, अब कल की बात जो वक्त मुकर्रर है रविवार को बात, तो ऐसा लगा कि कुछ बात फाइनल स्टेज में है, चैनलों पर चल रहा है, बहुत सारी मांगे मान ली गई, आप भी कह रहे हैं आपके पास पहुंची होगी 90% मांग मान ली गई। तो क्या मान ली गई मांग और क्या नहीं मानी? एमएसपी पर पेच फंसा है, एमएसपी कानून पर? देखिए, जो हमारी एक्चुअली मांगे हैं, हाँ, उन्हीं पर तो पेज फंसा हुआ है। क्या क्या तीन किस पे है? देखिए, मान लीजिए, हाँ, पहली तो एमएसपी की गारंटी का कानून, हाँ, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों का कानून, एमएसपी हमें C2+50 से दी जाए, किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो ये लेकर आए हैं उसको खत्म करें, और 2013 वाला जो लोगों ने लड़कर बनवाया था उसी को जिंदा रखें। और आगे की बात हम ये मांग रहे हैं कि जिस WTO के प्रभाव के नीचे देश के किसान को मारा जा रहा है, पूरे देश को लूटने का प्रयास किया जा रहा है कंपनियों के माध्यम से, तो वो उससे भारत के कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालें। उसके ये बातें जब आती हैं तो वो चुप हो जाते हैं। नहीं, अब बात आती है कि जैसे स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग पुरानी है किसानों की, उसके बाद जैसे आप एमएसपी को कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो लिस्ट जो है 12-13 जो आपकी मांगे, बहुत सारी मांगे जोड़ दी गई। अब उसमें मनरेगा जोड़ दिया कि मनरेगा की जो हर रोज का मनरेगा का वो बढ़ा दिया जाए, 200 दिन उनको रोजगार भी मिले, 700 कर दिया जाए, और पेंशन मिले 58 साल से ऊपर किसान मजदूर को हर को। तो आपने मांगों की लिस्ट लंबी कर दी। सरकार का कहना है कि ये बार बार इन्होंने बढ़ा दिया। देखिए अंजुम जी, आप सरकार से ये मांगे कि जो पहले दिन आपको डिमांड चार्ट दिया और जो लास्ट में आपके टेबल पे दोनों दे दो मुझे। अगर आपके पास दोनों वो आ जाएंगे, ये भ्रम निकल जाएगा कि हम कोई मांग नहीं जोड़ रहे हैं या पुरानी है। जो हम पेंशन की बात करते हैं, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि देश का किसान सारी जिंदगी इस देश के लिए जूझ रहा है, अन्न पैदा करने के ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हुए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है देश के लिए, देश को सेल्फ डिपेंडेंट किया है। क्या देश के किसान के लिए कम से कम जब वो बूढ़ा हो जाता है उसे किसी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं है? क्या सरकार ये नहीं महसूस करती कि हम ये देना चाहिए हमें? दूसरी बात, तो आपने कहा कि मनरेगा, देखिए मनरेगा के जो टाइम है, अब सरकार आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर या सभी कारोबारों का ये कंप्यूटरीकरण कर रही है। बड़े बड़े मॉलों के अंदर आपको दिख रहा होगा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मशीनरी का युग इतना बढ़ गया कि मजदूर को काम कम मिल रहा है। तो क्या फिर ये मजदूर की डिमांड नहीं होनी चाहिए
कि भाई उसको उसको कम से कम उसके दिन बढ़ाए जाए। लेकिन बात यह है ना कि आप आए किसान के फसलों की कीमत की लड़ाई लड़ते और उसके बाद सारी समस्या आपने उसमें डाल दी है, सरकार का कहना है। लेकिन अब आपको लगता है कि ये जो कल की मीटिंग है, फिर आता हूं कि इस पर बात चूंकि बहुत बार हो चुकी, जो कल की मीटिंग है वो क्या कुछ फाइनल होकर उसका कोई नतीजा निकलेगा या फिर उसके बाद ऐसे ही अभी चलेगा? क्या लगता है आपको भाई? आपने कुछ सेंस तो कर लिया होगा ना। 6-6 घंटे की 3 मीटिंग, मतलब 15-18 घंटे आप लोग बैठ लिए सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ। इसमें ये सीधी सी बात ये है कि जो आपने कहा कि क्या निकल रहा है, हाँ। जो सरकार पहले एमएसपी के ऊपर इन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने थोड़ा ये बात कही इस बार कि फिर हमें थोड़ा फ्रेमवर्क करने दीजिए। क्या करेंगे वो फ्रेमवर्क, क्या उस पर काम करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। क्या हमारे लिए पॉजिटिव कुछ लेकर आएंगे या नेगेटिव रहेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात ये जरूर है कि देखिए, उस दिन जो कभी भी एमएसपी के नाम लेते ही सरकार दबकती थी, WTO का नाम लेते सरकार बहुत अपना मुंह बंद कर लेती थी। उसने इस बार हमें ये कहा कि हम आपके साथ एतवार को दोबारा बातचीत करेंगे और फ्रेमवर्क करते हैं, हम फिर आएंगे। और हमने सोचा ठीक है, अगर सरकार को ये चाहिए तो कोई फ्रेमवर्क करना तो कर सकती है सरकार। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई 15 घंटे तक आप सरकार के मंत्रियों से आपकी 3 मीटिंग हुई, कुल मैं घंटे जोड़ूं लगभग 15 घंटे, और कल भी मीटिंग होगी तो 5 घंटे फिर होगी, आधी आधी रात तक मीटिंग हुई है। तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ नतीजा कल निकलेगा या परसों फिर ऐसे जत्थेबंदियां यहाँ रहेगी? नहीं है, देखिए नतीजा निकलेगा ना निकलेगा, मुझे लग रहा है अभी उसके ऊपर कोई बात करनी तो उचित नहीं है, क्योंकि ये बात अभी समय के वक्त के गर्भ में है। अगर नहीं निकलता तो हमारा जो दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है वो एज इट इज जिंदा है, वो स्टैंड करता है, हमारी वो तैयारी है। अब जैसे दिल्ली कुछ बोल रहे हैं, डल्लेवाल साहब आप रुकिएगा, मैं कैमरामैन को कहूंगा पीछे फिर से दिखाओ। 222 किलोमीटर दिल्ली, पानीपत वैसे 116 किलोमीटर, करनाल 88 और अंबाला 12 किलोमीटर, और ये यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने आगे नाकेबंदी कर रखी है और ऐसे ही नाके को तोड़कर, ऐसी नाकेबंदियों को तोड़कर किसान 25 नवंबर 2020 को दिल्ली तक पहुंच गए थे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक। इसलिए इस बार उस नाकेबंदी में सुरक्षा बलों की 50 कंपनियों की तैनाती है और ऐसी कीलबंदी, किलेबंदी, मल्टीलेयर बैरिकेडिंग, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हैं कि किसी सूरत में इस बार वो ना पहुंच पाए किसान, जो तब पहुंच गए थे। लेकिन 26 महीने बाद, दिल्ली से लौटने के 26 महीने बाद किसान फिर यहाँ, जहाँ मैं हूँ यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तक पीछे ट्रैक्टर की कतारें, 4-5 ऐसी कतारें हैं। और ऐसी कतारें मैंने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगातार 13 महीने तक, 378 दिनों तक देखा, क्योंकि मैं लगातार कवरेज कर रहा था। वापस लौटते हैं डल्लेवाल साहब, बहुत सारे यहाँ जो आसपास किसान हैं, यहाँ लंगर भी चल रहा है, खाने पीने के इंतजाम है। और पंजाब के किसान जब आंदोलन में ऐसे आते हैं तो ऐसी मोर्चेबंदी होती है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विदेश से फंड आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इसमें देशद्रोही ताकतें हैं, इसमें खालिस्तानी है, इसमें ऐसे हैं, ये सब लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहा है। अंजुम जी, आप बहुत अच्छी बात कही आपने। आरोप लगा रहे हैं जो हमारे ऊपर है। आप दिल्ली से आए हो चलकर इसको कवर करने के लिए, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, काम कीजिए। मेरा निवेदन आपको कि एक एक ट्रॉली को आप चेक करवाइए, आप आपके कैमरे की आंख से चेक करवाइए इसको, ताकि सरकार को पता चले कि हमारी ट्रॉलीज के अंदर कितने आतंकवादी हैं, कितना हमारे यहाँ पे जो सरकार के लिए आपत्तिजनक लगता हो वो कितना मटेरियल मिलता है। ये सरकार पहले भी पिछले आंदोलन में भी हमें आतंकवादी भी कहती रही, हमें विदेशी फंडिंग ले रहे हैं वो भी कहती रही। लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ, आज तक यहाँ पे किसी तरफ से कोई फंड ना लिया गया है ना आया है। एक सवाल ये उठता है ना कि संयुक्त मोर्चा, जिस मोर्चे ने घेराबंदी की थी तब 26 नवंबर 2020 को, और वो 378 दिन आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और कहना पड़ा प्रधानमंत्री को हमारी प्रतिज्ञा में कमी रह गई, मुट्ठी भर किसान को हम समझा नहीं पाए, वो मोर्चा बिखर गया। उसके बहुत सारे नेता अब इससे अलग हैं, चाहे वो राजेवाल हो, चाहे चढ़ूनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे दर्शन पाल हो, चाहे जोगिंदर सिंह ओगरा हो, दर्जनों नेता। और एक नया मोर्चा बना जिसमें एक
के चेहरे अगुआ आप हैं, संयुक्त मोर्चा राजनीतिक, एक किसान मजदूर मोर्चा जो सरवन सिंह पढ़ेर, और उसके साथ बहुत सारी जत्थेबंदियां। तो ये मोर्चे में अलग अलग अलगाव हो गया, लोग इसको देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। लड़ाई अगर एक थी तो ये बिखराव हो गया। देखिए, विचारधारा का जो अंतर रहेगा, अगर पहले देश की एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और विचारधारा के लोगों की जब जब अपनी अपनी विचारधारा का मामला आया तो उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनती गई। पिछली बार जब आंदोलन हुआ, उग्राहा साहब एसकेएम का हिस्सा नहीं थे, वो भी अलग बैठे टिकरी पर थे, अलग बैठे थे। हाँ। लेकिन एसकेएम की मीटिंग में आते थे वो। पंदेर साहब वो अलग बैठे थे। हाँ, एसकेएम की बैठक में भी नहीं आते थे। हाँ, वो नहीं आते थे। लेकिन आंदोलन तब भी लड़ा गया, तब भी उन्होंने लड़ा। लेकिन मामला ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, आप ईमानदारी से आप चेक कर रहे हो, देखना, आपने रात शाम को मुझे बताना, देश को बताना कि क्या यहाँ पे जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, जिस तरीके की गांव में जागृति आ रही है। और इससे अलग बात, मैं बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर उस समय इतनी सख्ती नहीं थी जितनी इस बार दिख रही है। इसलिए कि उस बार आप तोड़ के सब चीज बैरियर हटा के पहुंच गए थे, तो इस बार उन्होंने इंतजाम किया, ना पहुंच पाए। अंजुम जी, मैं और भी बात कह रहा हूँ, होता है ना, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। हमें सड़कों पे रोक लें, हाँ। अपनी बैरिकेडिंग कर सकते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे गांव में बैठे जो किसान भाई हैं उनको गांव में घेर रखा है, एक एक गांव में पुलिस लगाकर लोगों को घेर रखा है। इसका मतलब ये है कि आंदोलन की आहट, आंदोलन की सुगलाहट हर गांव में हरियाणा के अंदर वो दिख रही है इनको। तो आंदोलन लोग लड़ते हैं, हम नेता नहीं लड़ते। आंदोलन तो लोगों ने लड़ना होता है। लोग अब आप देख लीजिए, गैर राजनीतिक सोच के साथ लोग आज भी आंदोलन लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डालेवाल साहब, परसों जोगिंदर सिंह उग्राहा की तरफ से, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा संगठन है पंजाब का उनका, और टिकरी बॉर्डर पर हजारों लोग उनके थे, महिलाएं भी बहुत उस जत्थेबंदी में है। परसों उग्राहा साहब की तरफ से भी आया, जो पटरियां, रेलवे पटरी बंद किया गया। फिर संयुक्त मोर्चे ने टोल फ्री किया, दर्शन पाल की तरफ से बयान आया, चढ़ूनी ने भी कुछ समर्थन का ऐलान किया। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो मोर्चे के नेता भी फिर एक साथ संयुक्त बन सकते, इस मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं, या आप इस लड़ाई को उस संयुक्त मोर्चे के उन नेताओं से अलग ही लड़ना चाहते हो? नहीं, हमारी कोई ईगो का मामला नहीं है, हमारा सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस का मामला है। हाँ। अगर कोई गैर राजनीतिक रहकर लड़ने वाला कोई भी साथी होता है तो उसके लिए तो हम उसके घर पे जाकर भी हम उनसे तालमेल कर रहे हैं। हमारी एक कमेटी बनी है कि भाई साथ दीजिए। लेकिन एक बात ये भी बहुत बड़ी है ना, कि ये पहले ही हमें तो ये कह रहे हैं कि ये जो मोर्चा है, कभी बोलते हैं कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड है, कभी इसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी का स्पॉन्सर्ड मोर्चा है। अगर इसमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी आ जाएगा तो फिर तो मतलब उनको हमारे ऊपर दोष लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उस मोर्चे में मतलब पॉलिटिकल लोग ज्यादा हैं? आपको मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप थोड़ा बताइए। मुझे लग रहा है इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करनी मैं उचित नहीं समझता। ओके, तो इस मोर्चे के बारे में भी लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन है, कांग्रेस का। आप खुद कह रहे हैं, कहते भगवंत मान है, वो बैठक में भी होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सपोर्ट है। तो ये आरोप लगता है कि विपक्ष का आरोप है। देखिए, बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवंत मान जी को इस बार हमने अपील की थी कि आप बैठक में आएं, क्योंकि ये जो यहाँ हम बैठे हैं ये पंजाब का एरिया है। बैरिकेडिंग पंजाब के अंदर है, हरियाणा का जो क्षेत्र है इससे मेरा ख्याल है 100-150 मीटर आगे जाकर आएगा। भगवंत मान को हम ये कहना चाहते थे कि सरकार पंजाब की है, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हो, और पंजाब के अंदर दिखाइए, पंजाब के अंदर अगर कोई दूसरी सरकार आकर बैरिकेडिंग करके बैठी, आप क्यों नहीं इसके ऊपर संज्ञान ले रहे? एक बात। दूसरा, हमने ये कहा था कि पंजाब के लोगों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रोटेक्शन दें। वो देने की बजाय आप आराम से बैठे हो और आपके लोगों के ऊपर मोटार के हमले किए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, सीधी गोली चलाई जा रही है, SLR की मतलब फायरिंग हो रही है हमारे किसानों के ऊपर। वो सब उलांबा देने के लिए हमने खुद बुलाया था कि आप आइए बैठक में और ये देखिए यहाँ की व्यवस्था क्या है। तो उनको वो झाड़ पाने का हमारा प्रयास है, रहेगा हमारी लड़ाई। एक मैं और भी क्लियर करता हूं। जब हम पंजाब सरकार के खिलाफ लड़ते हैं तो पंजाब वाले कहते हैं
आप बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर में हो। अगर हम बीजेपी के खिलाफ आज पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरा बीजेपी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, केंद्र की सरकार के साथ। अगर जो पार्टी की वहाँ पे सत्ता में होगा वो हमें दूसरा बताएगा। अगर आज सत्ता में बीजेपी है तो वो हमें कांग्रेस का भी कहेंगे, आम आदमी पार्टी का भी कहेंगे। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है डल्लेबाल साहब, जिस वीडियो में आपने कहा है कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत ऊपर जा रहा था, तो उस ग्राफ को नीचे करने के लिए ये सब हो रहा है। नहीं, ये बात थोड़ी आप मैंने उतना ही वीडियो देखा जो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिससे लग रहा है कि आपको कई सुपारी दी गई है कि मोदी के ग्राफ को डाउन करना है, जो राम मंदिर से ऊपर उठ गया, विपक्ष ने सुपारी दे दी। ऐसे ही सारे चैनल चला रहे, पता होगा आपको। अंजुम जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये देखने वाली है कि भाई वो तो इतनी लंबी वीडियो होगी, उसमें इतना सा पक्ष काट काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? इसका मतलब उसकी सच्चाई कुछ और है, तभी उसको काट कर दिखाया जा रहा है। जो हकीकत क्या है, देखिए हमारे युवा हैं, सरकार हमें बार बार कह रही है कि अपने युवाओं को कृपया शांत रखें, और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने यूथ को ये कहें कि हमारा आंदोलन इम्पोर्टेंट है, जीतना बहुत ज़रूरी है। जीतने के लिए वही हमारा फार्मूला जो 13 महीने हम शांति से बैठकर वहाँ पे आंदोलन लड़ा गया, उसी तरीके से हम जीते हैं। इस समय जो मैं अब आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि केंद्र सरकार इतनी ईगो में है कि एक तरफ तो हमें बुलावा दिया जा रहा है कि आप बातचीत में आए, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे मोटार के हमले किए जा रहे हों, और हम हमारे यूथ से ये अनुमति ले रहे हों कि भाई हमें आप क्या इजाज़त देते हो बैठक में जाने के लिए, तो वो क्या किया जा रहा है वहाँ पे, मतलब मोटार का हमला करके कि इनको अनुमति ना मिले। नहीं, आप उस वीडियो मुझे बात पूरी कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो हम उस समय ये कह रहे थे कि भाई शांत रहें, कृपया शांत रहें, आप शांत रहोगे तो जीतेंगे, नहीं तो हमारा जीतने का कोई सवाल नहीं है। जितनी ईगो है सरकार के ऊपर, सरकार के दिमाग में, वो आपकी बात ऐसे मानने वाली नहीं है। आप जिस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सब्र से कर रहे हो, ये तरीके से सरकार की ईगो नीचे आएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना। लेकिन उसमें ये क्या बोल रहे थे आप कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बहुत ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना है, इसी आंदोलन से आएगा, या विपक्ष ने ऐसा नीचे लाने की हमारा पहले से ही ये क्लियर है कि हमारा सरकार का किसी तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सरकार आज आप ध्यान से देखिए, हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का, खिंडाने का काम जो सरकार कर रही है, इसी माध्यम से कर रही है। और हमारा ये कहना है कि वो लोगों को आपस में लड़ा के बांट कर आगे जो अपने आप को एक हिंदुत्वी एजेंडे के ऊपर मतलब टिका कर अपनी सीट को बचाने पे लगा हुआ है, उसको, उसकी ईगो को हट करना, उसको नीचे लाना, तो सरकार को ये घुमाकर उसी जगह पे लाना कि आपकी बात मांगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक लोगों की सहमति आपके साथ, लोगों के साथ नहीं होगी, जब तक लोगों की सहमति आपके साथ नहीं होगी, तब तक आप जीत नहीं पाओगे। अब शांति से हमारे युवाओं ने वो सभी झेला, उसी की वजह से आप इतने लोगों की सहमति नजर आ रही है ना आपको। अब ये बताओ कि जैसे ये लोग जो चैनल पर और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ये दिखाते बताते हैं, थोड़ा पीछे की तस्वीर करण, थोड़ा पीछे की तस्वीर ऐसे दिखाना, ये सड़क पर, ये हाईवे पर, इस हाईवे का नंबर क्या है, कितने नंबर, NH44 माफ़ करें, NH44 पर ये 4 लाइन ट्रैक्टर यहाँ से लेकर 1-1.5 किलोमीटर तक है, और ये हज़ारों किसान भी होंगे, लंगर चल रहा है, खाना चल रहा है यहीं पर। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो कहीं ऐसा न हो जाए जैसे सिंघू और टिकरी पर हुआ। तो बहुत सारे जो नेशनल चैनल हैं, उसमें बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर कहते हैं पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं, लंगर इतना कहाँ से चल रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। लोग कहते हैं कनाडा से फंडिंग हो रही है, तो अमेरिका से फंडिंग हो रही है, तो खालिस्तानी फोर्सेज फंडिंग कर रही है, तो देशद्रोही ताकतें फंडिंग कर रही है। बहुत पैसा आ रहा है इन किसानों के पास, इसलिए बार बार आंदोलन में आ जाते हैं ताकि फंडिंग पीछे से जारी रहे। अंजुम जी, मैं क्या बताऊं, अब मैं तो फंडिंग खोजने आ रहा हूं कि रखा हुआ कहाँ है। आप इसको कृपया, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, एक एक ट्रॉली में आप घूमिए। ये अभी आप देख रहे थे ना, वो लड़के यहाँ पे किन्नू लेकर आए हैं और यहाँ लोगों को बांट रहे हैं। वो कौन आ रहा है? वो उनको कहीं पीछे से फंडिंग तो नहीं हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ वो क्यों आ रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। उनका किन्नू सड़क पे
पिछले 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ट्रॉलियां रोड पे घेर कर उन्होंने, तो अब उनको बेचारों का लग रहा है कि हमारे वहाँ भाई बैठे हैं यार, हम उनको खाने के लिए दे दें, वो लेकर आ रहे हैं। इधर पीछे आगे पीछे सभी देखना, आपको पता चलेगा कि जितने भी लंगर होंगे, कोई किसी गांव का लंगर है, कोई किसी गांव का लंगर है, कोई किसी गांव का लंगर है। ये जो लंगर की व्यवस्था हम करते हैं, उसके पूरे हमारा कल्चर है कि लंगर तो वो देंगे। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अब देखिए, जब केरला में वो बड़ा नुकसान हुआ, हड़्ह की वजह से हुआ, पंजाब के लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेन देती है सरकार कि आप वहाँ मदद करने के लिए। उस समय तो आतंकवादी नहीं दिखे सरकार को। जिस समय कोरोना का काल आया, पंजाब के गुरुद्वारों में, दिल्ली के अंदर जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, गुरुद्वारा सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहा था। उस समय तो नहीं कहा कि ये तो खालिस्तानियों के सिलेंडर जा रहे हैं। तो ये तो सरकार की अपनी मर्जी हुई ना। जब हमें खालिस्तानी की मोहर लगानी है तब भाई उनके हाथ में लगा दें। जब हमारे आप ये नहीं बता रहे करोड़ों आ कहाँ से रहे हैं? अरे भाई मैं किस रूट से आ रहे हैं? हवाला से आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, काइंड में आ रहे हैं, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रैक्टर में आ रहे हैं? ये मीडिया वाले सब जानना चाहते हैं नेशनल चैनल पे। हमारा यहाँ पे एक भी पैसा फंडिंग ना, हमारा कोई निशाना है ना, हमने इकट्ठा करना है ना इकट्ठा करेंगे। जब हम मोर्चा जीतेंगे, आप सब पत्रकार भाइयों ने यहाँ आ जाना, आपके सामने जोड़ी झाड़ कर दिखा देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो आपको इतना ताम झाम नजर आ रहा है, ये सब गांव के लोगों की, जो पंजाब के लोगों की फितरत है, इनका जो स्वभाव है, वो लंगर वो लगा रहे हैं। अब मैं बीच में अपनी बात कह दूं आपको, मैंने चूंकि 12 महीने से ज़्यादा 378 दिन आंदोलन चला, उसमें 375 दिन सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर और उसके अलावा पंजाब हरियाणा के गांव में घूमा। और मैं इसमें मानता हूं और मैं कायल हूं जिस ढंग से सिखों ने, सरदारों ने, गुरुद्वारों में जिस ढंग से लंगर चले और कोई भी आदमी भूखा न जाए। ये गुरुओं की कृपा, ये लोग गुरु नानक का जिक्र करते हैं और ये गुरुओं की कृपा और इनकी जो विरासत है उसका तरीका है, जिस ढंग से सरदार, सिख या पंजाब के लोग जिस ढंग से लोगों की मदद करते हैं। मैंने तो सिंगू और टिकरी पर जारे के मौसम में देखा, कंबल लेकर कोई आ रहा है, कोई परिवार दिल्ली का रहने वाला, पूरी फैमिली आ रही है, वो अपने हिसाब से किसी को रुमाल बांट रही है, किसी को अंगोछा, किसी को कंबल, किसी को चादर। तो ये इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फितरत। और मैं उस 12 महीने, 12.5 महीने में मैं तो कायल हो गया कि जिस ढंग से ये लोग समाज सेवा करते हैं। और उसी पर बदहजमी होती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है, खालिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो जिनको लगता है किधर से आ रहा है, वो पंजाब के गांव में जरा घूम कर देखे, उनको लगेगा किधर से आ रहा है। और उसके बाद कैसे लोग रास्ते में रुककर अपने खेत से जो फसल है उसका हिस्सा भी सड़क पर देने को आपको तैयार होते हैं। पश्चिमी यूपी में हमने देखा, लेकिन खासतौर से पंजाब में बहुत ज़्यादा। और गुरुद्वारों का जिक्र किया, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा है और मैंने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, वहाँ कोविड के समय 10-20 ऐसे बेड लगे थे जहाँ किसी को इमरजेंसी में आईसीयू की तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता था। और ऐसे हजारों गुरुद्वारे हैं। इसलिए इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा गुरुओं का इतिहास और गुरुद्वारों का इतिहास, उसकी भूमिका और दुनिया भर में पढ़िए। और साथ में ये भी कि जब गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि आती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं शीश नवाने, गुरुद्वारा रकाबगंज, शीशगंज, और उसके बाद उन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग इन्हीं सरदारों को, उन्हीं गुरुओं के जो वंशज हैं, उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी और देशद्रोही कहते हैं। तो हमें भी लगता है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। वापस लौटते हैं, चूँकि मैंने अपना जो मेरा तजुर्बा है वो भी करो कि अब सवाल ये उठता है, सबकी नज़र इस पर है डल्लेवाल साहब, कि ये लड़ाई पिछली बार अंतहीन लग रही थी। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, मैं हर बार अपने वीडियो में, 50 वीडियो में मैंने कहा कि उस समय भी अगर पंजाब के किसान नहीं होते तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। खूंटा गाड़ कर बैठ गए थे। मैं तो ऐसे लोगों से मिला, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर 80 साल के बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग, जिनकी पत्नी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो नहीं आए गाँव, बेटे को भेज दिया। और ऐसे लोगों से मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, लेकिन वहाँ बैठा हुआ। तो ये आंदोलनकारी किसान है। और मैं तो बहुत बार भगत सिंह के, अजीत सिंह जो थे, उनका इतिहास, जो आंदोलन का इतिहास है, उसका जिक्र मैं बहुत करता रहा हूँ। खैर वापस लौटते हैं कि अब सवाल यही उठता है कि वो लड़ाई चली 378 दिन, क्या ये लड़ाई, अगर किसान उसी तरह से सरकार एमएसपी की गारंटी पर तैयार नहीं होती, ये लड़ाई भी ऐसे अंतहीन चलेगी? बहुत बड़ी बात कही है आपने। देखिए, ये जो लड़ाई है एमएसपी की गारंटी के कानून की, हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार। लेकिन किसानों को ये बात समझनी, आपके चैनल के माध्यम से मैं
पूरे देश के किसानों को समझाना चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दबाजी से आंदोलन कभी नहीं ऐसा जीता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे है जो हमारे देश ने 1994 में अजीत जी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस समय उसका नाम गैट था, उसके बाद अगले साल उसका नेक्स्ट ईयर उसका नाम WTO पड़ गया। तो उसमें ये बात क्लियर कट मानी गई है, लिखी गई है कि भारत अपने किसानों को MSP की गारंटी का कानून नहीं देगा। और एक बात और भी उसमें लिखी गई, बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके किसी भी नियम का आपका संविधान का कोई भी कानून विरोध करता है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट का नियम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके संविधान का कानून बदलना पड़ेगा। हम मांग रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप MSP दे रहे हो तो MSP देनी बंद करो। मामला यहाँ पे पेच फंसा हुआ है। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात करें 94, उसके बाद तो मोदी जी खुद ही 2011 में मुख्यमंत्री थे तो चाहते थे कि MSP का कानून बने, MSP की गारंटी मिले। पता ही होगा, आप लोग भी बोलते रहते हैं, हम लोग भी वीडियो उनका दिखाते हैं। आपकी यही बात जो आपने कही मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मैं फिर भी दोबारा इसको दोहराता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हीं की ही रिपोर्ट थी, वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे उस समय, मुख्यमंत्रियों की कमेटी और के। उन्हीं की रिपोर्ट में उन्होंने खुद ने लेकर भेजा कि इनको MSP देनी बनती है, MSP गारंटी का कानून बनता है, ये लीगलाइज होनी चाहिए। तो भाई आप, मैं तो कह रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ। तो ये बात आपने मंत्रियों को नहीं कहा कि भाई आपके प्रधानमंत्री? एक बार थोड़ी कहा। तो क्या कह रहे हैं मंत्री? मैं तो यहाँ तक गया कि उनके हाथ में जब मैंने ये बात रखी तो उन्होंने ये सिर फेरा, नहीं भाई मुझे इस फैक्ट का पता नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं। तो वीडियो सुनाइए मोदी जी का 2013-14 का। मैंने उससे भी आगे उनके नेक्स्ट मीटिंग में उनके आगे रख दी कि ये लो वो रिपोर्ट पड़ी है, ये रिपोर्ट की कॉपी ले लो। रिपोर्ट भी अब इनके टेबल पे जा चुकी है। फिर देखिए तब भी इसके ऊपर मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो बातें हैं वो चुनाव के समय की बातें होती हैं। जब सत्ता पे आए हैं तो अब उसी WTO के पक्ष में बोल रहे हैं। आप WTO की बात कह कर देखो, इन्हीं का पीयूष गोयल जी का एक मेरे पास अब भी होगा वो एक अखबार की खबर है 17 सितंबर 2021 की। उसमें ये कहा है कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, ये पोर्शन है जो ये इसके संबंध में WTO बहुत डेंजरस है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ये रहिए, थोड़ा कूलर है। हाँ, इसके अगेंस्ट है WTO, एग्रीकल्चर पार्ट के अगेंस्ट है WTO। ये कहा उन्होंने। अगर भाई आप मानते हो कि और आज अगर हम कहते हैं कि ठीक है भाई आप ही की स्टेटमेंट है, कृपया आज समय है, आज आप सत्ता में हो, आज एग्रीकल्चर को निकाल दो, अप्लाई करो कि हम एग्रीकल्चर को बाहर निकालें। हमें ये भी जानते हैं कि इनमें क्षमता नहीं है निकालने की, लेकिन ये अप्लाई तो कर सकते हैं ना कि भाई हम नहीं चाहते हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालो। देखिए वो अपने आप में एक अलग कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उस पर आधे घंटे अलग बात होगी। लेकिन हम वापस आते हैं फिर से कि देखिए लोग कहते हैं, जो बहुत चैनल पर देखते हैं ना, बिहार यूपी के किसान, जो गरीब राज्य हैं वहाँ के किसान, तो लगता है ये तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, कौन सा हॉलैंड, कौन सा हाइड्रा, पता नहीं क्या क्या सब लेके बड़े बड़े ट्रैक्टर में ये सब किसान हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं और ये मुस्कुरा भी रहे हैं। ये इनके पास भी कोई हाइड्रा या वो होगा जो भी है। और गुजरात के पत्रकार का आनंद देख के गए घर। तो वो सब बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले अमीर किसान हैं। हरियाणा पंजाब की फसलें तो बिक भी जाती है MSP पर अधिकतम। बिहार में तो मंडियां भी नहीं है APMC की। वहाँ का किसान क्या आंदोलन करेगा, बड़ी मुश्किल में। ये सब इनके पीछे वो ताकते हैं जिसमें बहुत सारे बिचौलिए हैं, बहुत सारे मंडी वाले हैं, और इसलिए किसान बार बार ये MSP गारंटी लेकर ये आ जा रहे हैं यहाँ पे। आता हूँ आपके पास, पहले एक इसका जवाब देखिए वो क्या कहें, क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा इस पे भी काम कर लीजिए कि पंजाब के किसानों के ऊपर कर्ज कितना है। अगर ये ऐसे हैं कि ये बहुत अमीर है उसके लिए है तो उनका भरम है। उन्हीं के चाल जाल में फंसाए जा रहे हैं किसान। इतने इतने बड़े ट्रैक्टर इसलिए हैं। हमारे पास केवल 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हुआ करता था, उससे हम 40-45 एकड़ की खेती किया करते थे। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा हम आपको सब्सिडी देंगे। किसके ऊपर? अगर आप हैप्पी सीडर लोगे तो हैप्पी सीडर लो, हम सब्सिडी देंगे। हैप्पी सीडर को खींचने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 50 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर। हमें मजबूर कर दिया कि मुझे वो अपना 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कबाड़ में फेंकना पड़ा और नया ट्रैक्टर लाकर उसको चलाना पड़ा।
कारपोरेट पक्की सरकार में तो मेरे से तो भले 3 दिन बात कर लो, हर बात का जवाब है मेरे पास। कारपोरेट्स के पक्ष की जब पॉलिसीज बनती हैं अंजुम जी, तब फिर किसान को तो ऐसा कहेंगी। ये तो मजबूर कर कर किसानों को कर्जाई करना है, कर्जे में इसको दबाने के लिए। अगर किसान कर्जे में दबेगा तो ज़मीन देगा, जब तक इसके सर पे कर्जा नहीं होता किसान के 1 इंच भी ज़मीन कोई ले नहीं सकता। पर ये पंजाब पर आरोप लगता है ना डल्लीवाल साहब, आप गेहूं और सिर्फ चावल उपजा के पानी की किल्लत हो गई, ज़मीनें पानी बहुत नीचे चला गया, वाटर लेवल, आप लोग दूसरी फसल की तरफ आप मुड़े नहीं। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। हमने सूरजमुखी उगाई, हाँ। वो पिट गई। हमने आलू उगाया, वो भी पिट गया। हमने गन्ना उगाया, वो भी पिट गया। हमने सब्जी उगाई, वो भी पिट गई। हमने दालें उगाई, वो भी पिट गई। तो ये मोदी जी की वजह से थोड़ी पिट गई। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन फसलों के ऊपर जितनी एमएसपी तय होती है, अगर ये फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी की गारंटी का कानून दे दें, ये भी उसके हिसाब से बिकने शुरू हो जाए, तो हम क्यों गेहूं भी उगाएंगे, हम क्यों धान उगाएंगे, हम अपना पानी का घान क्यों करेंगे। तो एमएसपी के लिए सबसे अधिक आप ही लोग क्यों लड़ते हो? बिहार में क्यों नहीं लड़ाई हो रही है, यूपी में क्यों नहीं हो रही है? आप ही क्यों ऐसे सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर आ रहे हो? वहाँ किसान इतने क्यों नहीं बौखला रहे हैं? मैं ये बताता हूँ आपको, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है अंजुम जी। आप उस पिक्चर को वहाँ जाकर कभी भी चेक करना। पिछला आंदोलन हुआ, बिहार के किसान हमारे पास आए, हमने रात में उनके साथ बैठे, खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप नेता आए हो, आपके लोग क्यों नहीं आए? उनका पता क्या कहना था? सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, मन रोता है उनकी कंडीशन को देखकर। उन्होंने ये कहा कि हमारे किसानों के पास ट्रेन का किराया देने के लिए पैसे। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ना। ठीक है ना, इतनी ज्योति नहीं है वहाँ किसानों के पास। क्या हालात है वहाँ का। उनको मैंने ये भी कह दिया, ऑफर दे दिया कि आपकी एक बार की टिकट हम करवा देते हैं, आप आइए, हम इकट्ठा कर लेंगे अपने लोगों से पैसा, आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो भाई, एक भाई की टिकट आप करवा कर दो। किसी को भी बोल दें बिहार के एक भाई की टिकट करवानी है, आप पैसे तो दे देंगे हमारे लोग, हम आपकी टिकट करवा देते हैं। उनका अगला सवाल क्या था कि भाई हमारे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जहाँ के लोग हैंड टू माउथ कर रखे हैं इन लोगों ने, वो कैसे आंदोलन कर पाएंगे? इसीलिए तो 80 करोड़ किसानों को और गरीबों को अनाज दे रहे हैं और वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ताकि घर में बैठे रहें 6,000 लेकर। यही बात है, वो यही चाहते हैं कि जब आदमी का स्टेटस ऊंचा है, हम खेती करते हैं, हम डीजल भी के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम बिजली के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम खाद के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम बीज के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे ना। इतना मांगेंगे तो मोदी जी क्या बड़नगर से ला के देंगे? मैं यही बात आपको पूरी कर दूं एक बार। अगर हम खेती से बाहर निकलते जा रहे हैं, हम मजदूर बनते जा रहे हैं, फिर हमारी मांग क्या रहेगी? 2 टाइम की रोटी दे दो भाई। वो दे रहे हैं, हमारे हाथ से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर छीन कर हमें भिखारी बनाने के ऊपर वो तुले हुए हैं, उसी पर वो काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? आपने एक बहुत बढ़िया बात डल्लेवाल साहब को कही कि बिहार के लोग क्यों नहीं लड़ते। बिहार में ये खरीद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि देश में 100% अनाज में से सिर्फ 6% की प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो भी पंजाब हरियाणा और थोड़ी सी यूपी साउथर्न साइड। ये खरीद पहले बिहार में भी थी 2006 तक। हाँ, एपीएमसी की मंडियां खत्म हो गई। मंडियां थी, उन मंडियों को निकाला गया। हम तो ये कहते हैं, हम तो सारे देश की बात करते हैं कि क्यों ना 100% जो खरीद है वो की जाए। यही तो लड़ाई है हमारी के लिए, पंजाब की लड़ाई नहीं है। हमारा सारा हिंदुस्तान का किसान, डल्लेवाल साहब ने सारे हिंदुस्तान में सौरदन में जाके हर जगह जाके लोगों को जगाया है। जो वहाँ के लीडर नहीं कर सके वो डल्लेवाल कर रहा है कि आप उठो, आप जागो और जाग के आप लड़ाई करो। लड़ाई करना, देखो हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि हम लोगों को कैसे उन्होंने सेटिस्फाई करना है। अब आखिरी सवाल डल्लेवाल साहब, चूंकि आपकी मीटिंग्स वगैरह भी हो रही होगी, आखिरी सवाल कि कल देर रात तक फिर मीटिंग होगी, शायद 5-6 घंटे चलेगी। कितने बजे टाइम है मीटिंग की? शाम का टाइम दिया, पता नहीं कितने बजे बैठेंगे। पहले तो हमारी आधा घंटा तो लड़ाई होती है जी वहाँ पे। अच्छा, इधर बताइए, कैमरा इधर है। आधा घंटा इनकी लड़ाई होती है मीटिंग के पहले? आधा घंटा हमारी, जब वो आकर बैठते हैं, बहुत इशू जैसे यहाँ पे जो गड़बड़ की जा रही है, पहले तो ये बात सुनिए, लड़ाई नहीं होगी, क्या ना होगा। देखिए, ये जो हम लेकर जा रहे हैं ना अंजुम जी, ये हमारी डिमांड्स नहीं है। सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं।
भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मैंने कमिटमेंट की है, इनको पूरी करो, हम वापस अपने घर जाएं। तो लड़ाई किस बात पे लड़ाई होती इस बात पे होती है, ये देखिए वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, आपकी वोट ले लेंगे, लेकिन अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए आओगे तो ये नहीं करेंगे, आपको आने नहीं देंगे, आपके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी भारी शेलिंग करेंगे, आपके ऊपर इस तरीके से मोटार गिरेंगे, आपके युवाओं को गोली से मारेंगे, तो ये कौन सा लोकतंत्र है जी। इसीलिए हमारी लड़ाई होती है कि इसको पहले जवाब दो मुझे, क्योंकि आए दिन एक कोई ना कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके ऊपर में हमारी चर्चा। देखिए एक बात और है, हाँ। यहाँ के जितने हमारे पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकारों के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उनके अकाउंट बंद कर दिए। अब मैं तो आया हूँ, आज मैं भी डरा हूँ कि एक आध वीडियो डाला तो मेरे भी न उड़ा दे। सभी किसान नेताओं फिर के क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से 17-18 लाख लोग उसको फॉलो करते, उड़ा देंगे खटाक से। वो मनदीप पुनिया आपका भी शायद सस्पेंड हो गया हमारा भी या suspend उथेल्ड हुआ। हो गया, और पंडेर साहब का हो गया, कई पत्रकारों का हो गया। मैं भाई आज ही आया हूँ, अभी 2-4 दिन चलने देना, उसके बाद उड़ाना जब लौटेंगे तब। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्या लोकतंत्र है? हर देश में जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। हाँ। अगर भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोगों की आवाज़ उठाने वाले ये पत्रकार, इनके आप ट्विटर उड़ा दोगे, इनके आप फेसबुक अकाउंट से उड़ा दोगे, और हमारे जो लोग बात लोगों की रख रहे हैं, आज तक अंजुम जी मैंने जितना भी बोला है, जितनी बार मैं वीडियो डाली है, कहीं पे भी मेरा भाषण है, पिछले आंदोलन में भी आप चेक कर लीजिए, एक भी आंदोलन की किसी भी प्रोग्राम में हमने कभी लोगों को उकसाने का आज तक वीडियो नहीं मिलेगा। मेरा ट्विटर अकाउंट उड़ाने का, मेरा इधर फेसबुक का अकाउंट उड़ाने का क्या मतलब है? आप मोदी जी जिंदाबाद एक बार रोज डाल दिया कीजिए, नहीं उड़ेगा आपका। वो मुश्किल है। आप कहेंगे मोदी का ग्राफ छोटा करना है। नहीं, मेरा मतलब ये है, वो ये बात है, मोदी जी जिंदाबाद की जो आपने बात कही है, अरे मोदी जी आइए किसानों का ये काम करें, जिंदाबाद हमारे मुंह से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश का किसान कह सकता है। अगर किसानों को ऐसे पीटोगे फिर तो भाई किसान तो मुर्दाबाद। मोदी जी सबको गारंटी देते चलते, लगता है इस बार आपको गारंटी मिल जाएगी किसानों को मोदी जी की? देखिए चले तो गारंटी लेने के लिए हैं, हाँ। कोई बात नहीं। फिर अगर जितनी देर उन्होंने बैठाना है हम बैठेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से बैठेंगे। उसका फिर बाद में ये मत कहना कि ये तो भाई राजनीति कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। ये जो आंदोलन कहीं पे भी चलेगा अंजुम जी, पॉलिटिकली नुकसान करेगा। हमारा किसी का पॉलिटिकली नुकसान करने का मोटिव नहीं है, हमारा कोई मंतव्य नहीं। हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बनाया क्यों भाई? इसीलिए तो बनाना पड़ा ना कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं भाई। ना किसी को वोट डालने के लिए कंपेल करते हैं, ना किसी को हम अपने आदमी को खड़ा करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम सपोर्ट करते हैं। तो जो आदमी इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, उसके ऊपर भी ये आरोप एक सवाल देखिए, सपोर्ट तो कई बार पीछे से हो जाता है, पर्दे के पीछे पता नहीं चलता, लेकिन एक सवाल कि मान लो कल आपकी बातचीत फिर नहीं हुई, चौथे राउंड की बातचीत है, जैसे 3 बार बात नहीं हुई वैसे कल भी नहीं हुई, उसके बाद फिर हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम बना हुआ दिया हुआ। और सामने तो 200 मीटर 300 मीटर पर वहाँ किलेबंदी की हुई है। नहीं, उसका 100 मीटर है। अच्छा चलो, हाँ हमने नापा नहीं ठीक से, अभी आए हैं हम लोग। उसका समाधान भी हो जाएगा। हाँ, उसका समाधान क्या समाधान होगा? देखिए अभी समय से पहले इन बातों को बाहर निकालना, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि वहाँ हिंसा और टकराव। ये नेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी हमारी है भी जिम्मेदारी कि चाहे वो जवान वो उधर जवान पर हमला हो या हिंसा का शिकार हो, चाहे इधर किसान हिंसा का शिकार हो, दोनों इसी भारत माँ के लाल है। देखिए और किसानों के बेटे भी होंगे उधर जो ड्यूटी कर रहे वर्दी में। अंजुम जी बहुत बड़ी बात कही है आपने। देखिए किसी भी कारपोरेट का लड़का फौज में और पुलिस में भर्ती नहीं है, किसी भी नेता का लड़का पुलिस में और फौज में भर्ती नहीं है। वहाँ जितने भी हैं वो हमारे हैं। ठीक है, मेरा नहीं होगा तो इनका होगा, इनका नहीं होगा तो उनका होगा, किसी न किसी का तो है। और उधर से उन लड़कों को हमारे सामने कर रखा है, इधर से हमारी डिमांड है। और उनको तो जो ऊपर से आदेश होगा वो करेंगे, करना पड़ेगा उनको। मैं यही बार अंजुम जी कल मैं ये यहाँ पे बोला हूँ, वो आपने मेरी वहाँ वीडियो उठाओ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। मैंने यही अपील किया हमारे किसान भाइयों को, बच्चों को, कि देखिए वो भी हमारे हैं, उनका कसूर नहीं है। उनको जिस तरीके से सरकार ने देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो माहौल बनाया,
और बेरोजगारी की वजह से उनकी मजबूरी है रोटी के लिए वहाँ पर खड़ना, उनकी मजबूरी नहीं, है। लेकिन डल्लेवाल साहब बेरोजगारी नहीं कहिए। देखिए, अगर वो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, सीआरपीएफ में है, या पंजाब पुलिस में है, या हरियाणा पुलिस में, वो ड्यूटी है, वो भी एक तरह से देश के लिए और इस जमीन की ड्यूटी कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। नहीं अंजुम जी, ये ड्यूटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई हैं, वो जो पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होती है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। फोर्सेज होती है लोगों की सुरक्षा के लिए होती हैं, लोगों को मारने के लिए नहीं होती। किसी भी देश की फोर्सेज लोगों को मारने के लिए नहीं होती। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल लोग या ये सत्ता के भूखे लोग उनको अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। नहीं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि अगर वहाँ 144 है, अगर वहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि वो उनको ऊपर के निर्देश के मुताबिक फायरिंग या शेलिंग करनी पड़े। ये लगता है कि आप लोगों का भी फर्ज है। हम तो बहुत संयम से काम कर रहे हैं। अरे अगर हमारी कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर सरकार में नहीं ले जाए भेजना चाह रही तो फिर हमारी मांग मान ले। हाँ, चलिए, ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना, हमारी मांग मान ले। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, ये कर सकती है सरकार कि हमें शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ दिल्ली में एक जगह प्रोवाइड करवाएं, वहाँ जाने दें। अरे भाई, दिल्ली हमारी भी तो राजधानी है। केवल सत्ता में बैठने वाले उन कुछ लोगों की राजधानी थोड़ी है दिल्ली। डल्लेवाल साहब, इस पर 2 बार 3 बार हम पहले भी बात कर चुके हैं इंटरव्यू में। ये बताइए, सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेकर आप दिल्ली में चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में? देखिए, ये बात है, मैं ये फिर कह रहा हूँ अंजुम जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ की कमिटमेंट्स को कृपया सरकार पूरा करे। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी तरह का डिस्प्यूट, झगड़ा पैदा करना। हम शांति चाहते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हो, हमने सरकार का स्वभाव चेक किया है, इनका टेम्परामेंट हमने चेक किया है। 13 महीने बैठे, फिर जाकर बात मानी। इनका अब क्या पता कितने समय में मानेंगे। अगर वहाँ पे भूखे थोड़ी बैठेंगे तो राशन पानी पूरा लेके सब आए। जाना पड़ेगा। और अभी मौसम कैसा है? ठंडी का मौसम अभी है, तो ये मकान बनाकर लाए हैं लोग। वहाँ ठंडी में वहाँ पे उन्होंने रात भी तो गुजारनी है ना। ये और वहाँ पे कोई माँ का, मासी का, बुआ का घर तो है नहीं। इसी तरीके से वहाँ आते सड़कों पे गुजारनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डल्लेवाल साहब। और ये देखिए, तस्वीरें हैं चारों तरफ ट्रैक्टर्स की, और वो तस्वीरें हमने तब भी देखी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर अनाज भी है, ऊपर इस तरह से रहने के इंतजाम भी है, त्रिपाल भी लगा है, और ये किसान यहाँ डटे तब तक रहेंगे इनके मुताबिक जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाएगी। अब देखना है कि कल की जो बैठक है 18 तारीख को, उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डल्लेवाल साहब, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, फिर मिलते हैं और फिर मुलाकात होगी मेरे दर्शकों। मैं चूंकि शंभू बॉर्डर पर हूँ, लगातार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता रहूँगा। नमस्कार। एक पिक्चर लेगा थंबनेल के लिए। हाँ।